इस वक्त ईश्वी जो दक्ष के काफी करीब लेटी हुई थी और उसकी आंखें जैसे ही खुली थी, दक्ष को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती। लेकिन दक्ष के बाजू से उसका दूर जा पाना काफी मुश्किल हो रहा था। अब उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो दक्ष के हाथ को अपने ऊपर से हटा पाए। दक्ष इस वक्त ईश्वी के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था, बिना किसी इमोशन के। वहीं थोड़ी देर तो ईश्वी की भी नजर जाकर के दक्ष की निगाहों में टिक जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे दोबारा से डर लगना शुरू हो गया था। वहीं दक्ष जो उसके चेहरे के थोड़ा करीब आ ही रहा था कि तभी ईश्वी धीरे से अपने हाथ को ले जा करके उसके चेहरे पर रखती है और उसे जबरदस्ती उसका मुंह दबाते हुए अपने आप से दूर करते हुए कहती है, तुम एक बार की कही बात समझ क्यों नहीं आती? मेरा मतलब आप प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। वहीं दक्ष ने तुरंत एक हाथ पकड़ करके ईश्वी के हाथ को अपने चेहरे से हटा लिया था। अभी तक तो वो थोड़ा इमोशनल हो रहा था, लेकिन ईश्वी की यह हरकत से उसके चेहरे पर उसके नाखूनों से थोड़ी खरोंच लग गई थी और वो ईश्वी को पीछे की तरफ लेटाता है, यानी कि उसके बैक की तरफ, और उसके दोनों हाथ को वहीं बिस्तर पर जोर से पकड़ते हुए उसके ठीक ऊपर आते हुए काफी गुस्से में कहता है, बचने की कोशिश कर रही हो मुझसे? और इस गलतफहमी में कैसे जीने लगी तुम कि अगर मेरा कुछ मन करेगा तो तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगी? इतनी ताकत नहीं है तुम में। और ये बोलते हुए उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहता है, नफरत करता हूं मैं तुमसे, बेहद नफरत। और वो एक हाथ से ईश्वी के एक हाथ को छोड़ता है और उसके गाल को जोर से दबाते हुए कहता है, और तुम हर पल अपनी हरकतों से उस नफरत को बढ़ा रही हो। पहले पहले ही वार्न कर रहा हूं तुम्हें, अगर मुझे किसी दिन गुस्सा आ गया ना, तो इस नफरत के साथ मैं पता नहीं कौन सी हद पार कर दूंगा और उसके बाद तुम किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। और ये बोलते हुए वो काफी गुस्से में उसकी गाल को छोड़ता है और झट से बेड से खड़ा होकर के उसको वार्निंग देते हुए कहता है, टाइम देखकर सिर्फ 15 मिनट दे रहा, जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें अपने काम में लगना होगा। ईश्वी जो चुपचाप दक्ष को जाता हुआ देख रही थी और अभी भी वो उसी तरह से लेटी हुई थी, उसकी आंखों के कोने से आंसू जो लगातार धार बन के नीचे गिरने लगे थे। और फिर वो कुछ सोचते हुए धीरे से उठ करके बेड से बैठती है और धीरे से अपने कदम को नीचे की तरफ रख लेती है। वो काफी गुस्से में विंडो के पास आकर खड़ी हो गई थी, जहां से धूप छन छन करके अंदर की तरफ पहुंच रही थी। ठंड लगने की वजह से ईश्वी को वो धूप काफी अच्छा महसूस करा रहा था। वो इस वक्त सेकंड फ्लोर पर थी, जिससे थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा घर नजर आ रहा था। ईश्वी समझ जाती है कि जरूर दक्ष ने तान्या को वहीं पर बंद किया होगा, और वो मुट्ठी बनाते हुए खुद से कहती है, मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाइए आप। मेरी ताकत अकेले तो आपको हराने के लिए काफी नहीं होगी, लेकिन अगर हम सब मिल जाए तो किसी भी हालत में मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते आप। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, मैं कैसे बन गई आपकी नफरत की वजह। और वो जोर से ही खिड़की के पास अपने हाथ को दबाते हुए कहती है, बहुत जल्द तुम आज़ाद होगी ईश्वी। बहुत हो गया मासूम और अच्छी बनना, अब तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा। इस आदमी से रिक्वेस्ट करने का तो कोई फायदा नहीं है। और वो अपने कपड़े को ठीक करती है और रूम से धीरे धीरे कदमों से बाहर निकल जाती है। वो खुद ही आकर के रसोई घर में काम करना शुरू कर चुकी थी। वहीं संजू और राहुल, जो कि थोड़े ही दूर पर बंधे हुए एक पेड़ से एक दूसरे को इशारे में कुछ बता रहे थे। संजू तो धीरे से अपने बगल में बंधे राहुल से कहता है, ईश्वी नजर आई तुझे? राहुल भी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ नजर तो आई है, पर उसे यहाँ से ले जाने के चक्कर में हम खुद फंस गए। अब क्या करेंगे? वहीं संजू जो कहता है, पता नहीं उसको कहाँ बांध कर रखा है, और ये उदित और प्रभाकर कहाँ रह गए। वहीं अभी उन दोनों की खुसर पुसर चल ही रही थी कि तभी दक्ष जो काफी गुस्से में बाहर की तरफ आ रहा था, उसने अपने एक हाथ में सिगरेट लिया हुआ था, जिसका कश लेते हुए वो काफी गुस्से में तेजी से आगे बढ़ते हुए आता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों के गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे किसी काम लायक नहीं हो, तो तुम दोनों को मारने में मुझे एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं संजू काफी डरपोक था और वह तुरंत ही दक्ष की बात सुनकर के अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहता है,
नहीं, 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 हमारे पास पैसा है, हम आपको पैसा देंगे। वही दक्ष कहता है, पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे। दोनों के दोनों आर्मी ऑफिसर के बेटे हो, राइट? राहुल और राहुल और संजू दोनों अपने सर को हाँ में हिला दिए थे। वही दक्ष जो कुछ सोचते हुए उन दोनों को एक बार देखता है और फिर अपने हाथ उन दोनों के गले से हटाते हुए अपनी जेब से बंदूक निकालते हुए कहता है, अगर तुम दोनों को जाने दिया तो मेरा काम करोगे? राहुल और संजू जो एक दूसरे को एक बार देखते हैं और फिर संजू अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन कुछ गलत काम मत करवाना। वहीं राहुल जो कहता है, एक बार मेरे हाथ तो खोल, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। अपने 50 आदमियों को मेरे सामने भेज दिया और अब बात कर रहा है बंदूक दिखा करके। वहीं संजू जो कहता है, क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या? इस वक्त तुझे अपनी मर्दानी दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं राहुल की बात सुनकर के दक्ष जो उसके पास आते हुए थोड़ा थोड़ा मजाकिया लहजे में कहता है, मुझे संभालना तेरे बस की बात नहीं है, बाप को बुलाना पड़ेगा तेरे। 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर के मेरे सामने इतना चौड़ मत दिखा। अगर वाकई में ही तुम लोग अपनी दोस्त, क्या नाम है उसका? वहीं संजू जो बताता है, ईश्वी। लेकिन तभी दक्ष कहता है, वो तो मेरी बीवी है, उसे तो मैं वैसे भी किसी हाल में नहीं देने वाला। वो तुम्हारी दोस्त रही। राहुल जो कहता है, तान्या। संजय जो कहता है, तान्या को कुछ कुछ नहीं करोगे तुम? वही दक्ष कहता है, ओहो, एक साइड के वीर रांझा की कहानी चल रही है। तब तो ठीक है, तुम मेरा काम ज़्यादा अच्छे से करोगे। तुम इस जंगल से बाहर जाओगे अपने घर, लेकिन एक शर्त पर। वहीं तरफ अयान जो भी अपने अड्डे की तरफ से गुजर ही रहा था कि तभी वह दूर बैठी ईश्वी को काम करता देख करके पूल चढ़ते हुए उसी के पास आता है और एक स्टूल लेकर के बैठते हुए कहता है, क्या बात है, आज सुबह सुबह आप खाना बनाने में? लेकिन तब ईश्वी जो कहती है, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, और समझा तो अपने उस जो भी है वो लंबू तंबू को, अगर मुझे गुस्सा है ना तो खाने में जहर मिलाकर दे दूंगी उसे। वही अयान जो उसके सामने आकर बैठते हुए कहता है, रिलैक्स। वैसे भाई ने अपनी ज़िंदगी में इतने जहर पिए हैं कि खाने में जहर वगैरह मिलाकर भी दे दिया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। मजबूत बन गए वो, इतना जहर भी काम नहीं करता उन पर। ईश्वी जो अपने खाने बनाने के ही धुन में लगे हुए कहती है, खुद ही इतनी जहरीले हैं, उन्हें किसका जहर असर करेगा, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। वो बार बार आग लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो 2 पत्थरों को मारते हुए कहती है, ये सब क्या है? ये कोई जगह है खाना बनाने लायक? एक तो इतनी तेज हवा चल रही है, बार बार लकड़ियां जलाने की कोशिश करी, बुझ जा रहा है मुझसे। मुझे ये सब नहीं आता करने, मुझे कब निकलने को मिलेगा यहाँ से? वही अयान जो कहता है, भाई को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए आप लोगों से, इसी वजह से वो आप लोग को यहाँ पर रखे हैं। ईश्वी जो अयान की तरफ देखकर पूछती है, क्या चाहिए मुझसे? जान चाहिए मुझसे? नहीं, वो नहीं दे सकती। अयान जो कहता है, गलत समझ रही हैं आप, आपकी जान लेकर भला उन्हें क्या मिलने वाला है? वो किसी की जान लेना प्रेफर नहीं करते, बस उन्हें जो चाहिए अगर वो नहीं मिल जाए तो वो शांत हो जाएंगे। जी शी जो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे पाकर वो शांत हो जाएंगे? ज्वालामुखी उठती रहती है उनके दिमाग में हमेशा, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। अरे क्यों नफरत करते हैं मुझसे? मैंने कौन सी उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली है, उनका घर छीन लिया उनसे? अयान जो उसके ठीक पास आकर के उसके बगल में बैठता है और फिर उसके हेल्प कराते हुए कहता है, आपने तो नहीं, पर कुछ लोगों ने उनका सब कुछ छीन लिया है। पहले वो शख्स ऐसा नहीं था। दूर काफ़ी काफ़ी दूर पर दक्ष उन लोगों को नजर आ रहा था जो कि इस वक्त संजू और उसके साथ ही राहुल के सामने खड़ा था। ईश्वी जो कहती है, क्या मतलब आपका? पहले वो ऐसे नहीं थे तो कैसे थे? इससे भी ज़्यादा खूंखार? अयान जो ईश्वी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे एक सीक्रेट बताऊँ आपको? ईश्वी जो इस तरह से अयान को अपने करीब आता देख करके थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, दूर से ही बताइए। अयान जो तेजर को हाँ मिलाते हुए कहता है, अरे हम तो फ्रेंड्स हैं, पर डोंट वरी, मैं यहीं से बताता हूँ। वो जो शख्स दिख रहा है ना आपको? वहीं ईश्वी जो कहती है, हाँ दिख रहा है मुझे, मगरमच्छ जैसा इंसान। अयान जो हंसते हुए कहता है, हाँ
वो ना वो एक्चुअली वो मेरे महेश्वरी जो कहती है, आपके भी दुश्मन है। वो इंसान सिर्फ दुश्मनी ही कर सकता है, सिर्फ नफरत है उसके अंदर। इमोशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा शरीर इतना तप रहा है, उसमें भी खाना बनवा रहा है मुझसे। पाप पड़ेगा इसको, लगेगा उनको। वही आयन जो कहता है, अगर आप थोड़ा शांत हो जाए तो मेरी बात सुन लेती। ईश्वरी जो कहती है, हाँ हाँ बोलिए आप। और फिर वो अपने हाथ में आटा लेकर के उसे गोल गोल घुमाते हुए कहती है, आप ही बोलिए, क्योंकि वो तो बोलते नहीं, सब डांटते हैं। आयन जो कहता है, हाँ, जो डांटने वाला शख्स है, जो नफरत करता है, दुश्मनी, इवन मगरमच्छ भी है, वो मेरा भाई है। ये सुनकर केशवी का हाथ एकदम से रुक गया था और वो झटके से अयान की तरफ देख करके फेक स्माइल पास करते हुए कहती है, अच्छा भाई। वो थोड़ा डर गई थी कि कहीं अयान सब कुछ दक्ष को जाकर ना बता दे, और वो अभी तक तो दक्ष के बारे में इतनी बुराइयां कर रही थी। वो तुरंत ही पलटते हुए कहती है, वैसे देखने में काफ़ी हैंडसम है, नहीं लगता? नहीं देख कर के ऐसे विलन जैसा काम भी कर सकते हैं ये। अब बिल्कुल मॉडल टाइप। इतने भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। वही आयन जो कहता है, नहीं अच्छे तो नहीं है। आई टोटली एग्री विथ यू। बहुत अकड़ू है, बहुत अजीब है, पर क्या करें, जब हालात ऐसे आते हैं तो इंसान को मजबूत और बुरा बनना ही पड़ता है। हर इंसान विलन बनकर पैदा नहीं होता। कुछ लोगों को इस दुनिया ने ही विलन बनाया है, और उनमें से एक मेरे भाई भी हैं। महेश्वरी जो धीरे से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, आतंकवादी को भी लोग फेवर करते हैं, भाई ये तो कुछ भी करेगा। मयान जो कहता है, मेरे भाई आतंकवादी नहीं है। ये उसने इतने तेज बोला था कि ईश्वरी थोड़ा डर जाती है और थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, मुझे लगा। वही आयन जो कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरा डराने का इंटेंशन नहीं था, पर नेक्स्ट टाइम से मेरे भाई को आतंकवादी मत बोलना। वो अच्छा इंसान था, पर कुछ हालात ने उसे बुरा बना दिया। और ये बोल करके वो तुरंत ही वहाँ से डिसअपॉइंट होकर के चला जाता है। वो ईश्वरी से सिर्फ कुछ बातें करने आया था, और ताकि वो थोड़ी देर उसे कंपनी दे सके, लेकिन ईश्वरी की ये बात उसे अंदर तक काफ़ी चुभन महसूस करा देती है। संजू तो काफ़ी डरपोक था, मगर उसके कंपैरिजन में राहुल जो अपनी अकड़ तोड़ने को तैयार ही नहीं था। और वो दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, तेरे बाप के नौकर नहीं हम जो तेरी बात मानेंगे, और हमारे जैसे आर्मी ऑफिसर्स तेरे जैसे लोगों का खात्मा करने के लिए ही बने हैं। घसीटते हुए तुझे आर्मी के हेड ऑफिस तक लेकर जाएंगे। दक्ष, जिसके चेहरे पर इस वक्त जरा भी गुस्सा या कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था, वो उसकी बात सुन करके हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने एक आदमी से कहता है, जरा इसकी दोस्त को लेकर बाहर तो आना। जैसे उसने ये बोला था, रुद्र जो अभी बंटी के बगल में चुपचाप आराम से बैठा, वो जल्दी से खड़ा होता है और भाग करके दक्ष के पास आते हुए कहता है, उसको क्यों बोल रहा है, मैं लेकर आता हूँ ना। वही संजू भी परेशान होते हुए कहता है, उस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं करूँगा ना तुम्हारा काम, तुम काम तो बताओ। वही राहुल जो कहता है, सुना नहीं इसने क्या बोला, हेड ऑफिस में जाना है हम दोनों को, वो भी चोरी करने के लिए। मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा। वही दक्ष जो अपने हाथ में लिए बंदूक को इधर उधर घुमाते हुए कहता है, ठीक है, देखता हूँ अपनी जिद पर कब तक अड़े रहते हो। और फिर वो रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अपनी शक्ल देखने के लिए नहीं बोला है, लेकर आओ उसे। रुद्र जो काफ़ी डर रहा था कि पता नहीं दक्ष अब तान्या के साथ क्या करेगा, लेकिन फिर भी वो भागते हुए आता है और उसके पीछे पीछे दो आदमी और आ रहे थे। रुद्र इन सारी बातों को बोल करके भगवान से प्रे करते हुए कहता है, इतनी तो प्यारी सी है वो, उसको कुछ ना करे ये, अगर इसको गुस्सा आ गया तो मार वार के ये उसकी हड्डी तोड़ देगा। नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। वही पीछे आ रहे बॉडीगार्ड जो कि उसके ऊपर ही हंसे जा रहे थे। रुद्र जो एक बार उन लोग को घूरता है और फिर ऑर्डर देते हुए कहता है, जस्ट मूव फ्रॉम हियर, मैं जा रहा हूँ उसे लेने, तुम लोग दूसरी तरफ जाओ। वही वो अपने पैंट के पॉकेट से चाबी निकालता है और उस दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर अभी तान्या बंद थी। जैसे ही तान्या किसी को अंदर आता हुआ देखती है, वो दोबारा से अपनी बॉडी में हलचल लाते हुए काफी जोर जोर से अपने हाथों को खींचने लगती है, जो कि अभी सीकर से बांधा गया था। रुद्र को देखकर तान्या जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, खोलो मुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, बदतमीजी कर रहे हो। अगर मेरे घर वालों को पता चला ना कि तुम लोग यहाँ पर ईश्वी को लेकर हो, तो याद रखना
वो सारे आर्मी ऑफिसर्स तुम लोगों के इस घटिया से अड्डा पर ना हमला बोल देंगे और कहीं के नहीं बचोगे तुम लोग। जी थोड़े उड़ जाएंगे तुम लोगों के। वही रुद्र जो अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहता है, शांत शांत औरत, लड़की, तुम जो भी हो शांत हो जाओ। वही तान्या जी कहती है, एक बार मेरे हाथ खोलो फिर बताती हूँ तुम्हें शांति किसे कहते हैं। वही रुद्र जो उसको देखते हुए कहता है, इसको मैं अकेले तो नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन अगर ये ऐसे छटकते पटकते दक्ष के सामने गई तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं हड्डी वड्डी ना तोड़ दे इसकी। और फिर वो तान्या को समझाते हुए कहता है, शांत रहो स्टैचू। वही तान्या जो उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर देखते हुए पूछती है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? मेरी यहाँ जान खतरे में पड़ी है, हाथ खोलो मेरा। वही रुद्र जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हूं ना, मैं उसे समझा लूंगा, वो आपको कुछ नहीं करेगा। वही तान्या जो कहती है, तुम मुझे खोल दो बस, उतना ही काफी होगा। इस बार मैं उससे हार गई, लेकिन अगली बार नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे संभाल लूंगी। वही रुद्र जो कहता है, वादा करो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वही तान्या जो कहती है, मैं ऐसा ही करूंगी, मेरा हाथ खोल रहे हैं नहीं। वही रुद्र जो कहता है, ठीक है फिर, ईश्वरी तुम्हारी दोस्त उसके कब्जे में है, अगर तुमने कोई भी गलती की तो उसकी सजा तुम्हारी दोस्त भुगतेगी, बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। और ये बोल करके उसने सीकर खोल दिया था, लेकिन जैसे ही तान्या ने ये सुना था वो तुरंत ही रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए काफी तेजी में उसी तरफ भागने लगी थी जिस तरफ ईश्वरी और दक्ष थे। जैसे ही उसके भागने की आवाज सब सुनते हैं, काफी लोग उसके आगे पीछे दौड़ करके आने लगते हैं ताकि वो तान्या को संभाल ले, लेकिन तान्या तो खुद ही दक्ष की तरफ ही जा रही थी। अभी दो लड़के आकर उसके हाथ को पकड़ते तभी तान्या अपना हाथ उन दोनों से छुड़ाते हुए कहती है, डरपोक नहीं हो जो तुम लोगों से बचकर भागने की कोशिश करूंगी, लड़ने आई हूँ, मेरा हाथ खोलो। और ये बोल करके वो दक्ष के पास आते हुए कहती है, मेरी दोस्त को मेरी कमजोरी मत समझना, अगर वो तुम्हारे साथ है तो ये मेरी ताकत है, क्योंकि मैं तुम सबको नहीं छोड़ने वाली। वही दक्ष जो उसके रुतबे को देख करके अभी राहुल की तरफ अपनी नजर किया हुआ था, और फिर वो अपने गन को लेकर के उसी के फोरहेड पर रखते हुए कहता है, ये जो तुम्हारे पटर पटर चल रहा है ना, इसे बंद कर दो, मुझे आदत नहीं है फालतू बकवास सुनने की, और जितना कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुम हमारे साथ तब तक रहोगी जब तक तुम्हारे ये दोनों दोस्त मेरा काम नहीं कर लेते। और फिर उसके गर्दन पर बंदूक की नोक चुआते हुए कहता है, समझ आ रही है बात, वरना यहाँ पर तुम्हारे इस खूबसूरत दोस्त की लाश मिलेगी। और बाकी के भी 3 आदमी हैं हमारे पास जो कि तुम लोगों के साथ ही आए थे, लेकिन सिर्फ उनकी लाश यहाँ से वापस जाएगी। वही संजू जो अपने पैर से ही राहुल के पैर पर मारते हुए कहता है, भाई मान भी जाना, क्या तू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वही राहुल जो कहता है, ठीक है, क्या चोरी करना है बताओ हमें। दक्ष उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए काफी स्टाइल में कहता है, दैट्स लाइक माय गुड बॉय, ऐसे ही आराम से बात मान जाता तो क्या दिक्कत थी। हाँ। और फिर वो अपने आदमियों से कहता है, खोलो इन दोनों को, इन दोनों के शरीर में पहले वो चिप घुसाओ, ताकि ये लोग जहां जहां जाएं मुझे उन लोग की लोकेशन मिलती रहे। संजू जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हम वफादार इंसान हैं, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, प्लीज ऐसा मत करिए, ऑपरेशन तो मत करवाइए हमारा। वही दक्ष उसके गर्दन के पास अपनी उंगलियों को रखता है और काफी जोर से उसे आगे की तरफ धक्का देता है कि संजू जा करके जमीन पर धड़ाम से गिराते पकड़ करके उसे, और फिर वो तान्या के हाथों का सीख कर अपने हाथों से पकड़ करके अपने पीछे पीछे उसे जबरदस्ती ले आ रहा था। ईश्वी जैसे ही तान्या और अपने दोनों दोस्त को देखती है, वो भी काफी जल्दी में वहीं पूल से चढ़ करके उन्हीं लोग के पास आ जाती है। जैसे ही तान्या ने ईश्वी को देखा था और उसकी हालत देखकर तान्या को बहुत तरस आ रही थी। ईश्वी भी दौड़कर तान्या को गले लगा पाती उससे पहले ही दक्ष जो उसके सामने आ जाता है। वो इतने झटके से तान्या की तरफ आगे बढ़ी थी कि जैसे ही दक्ष उसके सामने आया था वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और गलती से जाकर के वो दक्ष के ही सीने से लग जाती है। आस पास उसके सारे आदमी खड़े थे, जिसकी वजह से दक्ष जो पहले तो काफी गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और फिर सबको प्रिटेंड कराते हुए काफी प्यार से उसको हक करते हुए कहता है, बीवी इतना प्यार आ रहा है मुझ पर, रूम में तो काफी डर रही थी तुम,
और फिर ये बोलकर वो धीरे से उसके बाजू को पकड़कर अपने आप से उसे हल्का सा अलग करता है और उसकी चिन पकड़कर धीरे से उसके चिन को उठा करके अपनी तरफ दिखाते हुए कहता है, ये जो तुम इतनी बेसब्र और बेचैन हो रही हो ना, इस बेचैनी को मैं रूम में ख़त्म करता हूँ। और ये बोलते हुए वो अपनी लंबी सी हाइट को लेकर थोड़ा सा झुकाता है और ईश्वी के कान के पास आते हुए कहता है, बहुत शौक है अपनी दोस्त को गले लगाने का। इसकी लाश को गले लगाओगे तुम। अगर कोई आलतू फालतू गलती करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें तो मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना है और मैं तुम्हें अपने हाथों से इतने दर्द दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन इस लड़की का, इससे तो मुझे कोई खास लेना देना भी नहीं है। तुम्हारे सामने ही मारूंगा इसे। लेकिन ईश्वी तुरंत ही झटके से दूर होते हुए अपने सर को नाम हिलाती है और अभी अपने हाथ जोड़ती, लेकिन तभी दक्ष जो अगल बगल देख करके उसको इशारा कर देता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने पास लाते हुए कहता है, कहाँ दूर जा रही हो? मुझे तो खुद ही नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। चलो अंदर चलते, तमाशा देखना है। वही तान्या को इस वक्त रुद्र जैसे तैसे करके संभाल रहा था, क्योंकि इस वक्त वो किसी जंगली बिल्ली की तरह लगातार अपने हाथों को इधर उधर मारे जा रहे थे। संजू और राहुल को बाकी के दक्ष के बॉडीगार्ड्स ने काफी जकड़ कर रखा हुआ था। अब उन सबको बीच हॉल में लेकर आया जाता है। दक्ष के एक इशारे पर वहां पर बहुत सारे मशीन्स लाकर रख दिए गए थे, जिसे देखकर ही संजू एकदम से डरते हुए अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, ये सब क्या है? ये क्या हमें काटना है? वही एक लड़का जो लगभग 23 या 24 साल की उम्र का था, वो उसको देखते हुए कहता है, क्या आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आया तू? ऐसे छोटे छोटे औजारों से डर रहा है? इंडियन आर्मी वालों की नाक कटाना है क्या तुझे? वहीं राहुल जो अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाकर उस लड़के को देखते हुए कहता है, आर्मी के पावर के बारे में तुम लोग जानते तक नहीं हो, और ये तेरा बॉस 2 कौड़ी का गुंडा खुद को बहुत बड़ा आतंकवादी समझता है। आर्मी के सामने ये भी घुटने टेक देगा। दक्ष को बार बार राहुल चैलेंज कर रहा था और दक्ष जैसे तैसे करके बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त उन्हें उन दोनों लड़कों से काम था। संजू जो टेक्नोलॉजी में उन्हें माहिर लगा था, लेकिन राहुल जो वाकई में ही उन्हें काम का बंदा नजर आ रहा था। और इस वक्त वो राहुल को मारना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उनका गुस्सा उनके आपे से बाहर गया तो राहुल उनके 2 से 3 मार भी अपनी जिंदगी को बाय बाय टाटा कर देगा। दक्ष धीरे से अपने कदम को राहुल की तरफ बढ़ाते हैं। राहुल की हाइट जो दक्ष से थोड़ी ही छोटी थी, वो लगभग अयान के ही हाइट का था, और दक्ष उसके कंधे पर हाथ रख के उसको मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं, आर्मी के पावर के बारे में मुझे मत बताओ। इस मामले में दूध पीते बच्चे हो तुम मेरे सामने। मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम आर्मी या इंडियन आर्मी के पावर को नहीं जान सकते, तो इसलिए औकात में रहो। जिंदा रखना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्जी है। लिटाओ उन दोनों को, पहले बेहोश करो और फिर घुसाओ इनके अंदर चिप। अभी वो ईश्वी के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले ही जाते, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, एक काम करो, बहुत चर्बी है ना इस लड़के के अंदर, बिना बेहोश किए डालो। वही रुद्र गंदा सा मुंह बनाते हुए कहता है, कहाँ डालना पड़ेगा? दक्ष जो एक बार उसकी तरफ घूरता है, और वहीं तान्या ने भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया था। वो रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सिर्फ उस लड़की को संभालो, बाकी की चीजें तुम लोग संभाल लोगे। और वहां पर 4 आदमी खड़े थे जो अपने सर को हाँ मिला दिए थे। संजू जो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज हम तो वो करना चाह रहे हैं ना जो आप कह रहे हैं, हम मान तो गए, छोड़ दीजिए प्लीज, कहीं मत घुसाना भाई प्लीज। वो लगातार गिड़गिड़ा जा रहा था और बाकी के दक्ष के बॉडीगार्ड जो उसकी हरकतों पर हंसे जा रहे थे। वहीं अयान ये सब देख करके थोड़ा परेशान हो जाता है और वो तुरंत ही उस जगह से बंटी को लेकर बाहर निकल गया था। ईश्वी जो बार बार अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप जहाँ हाथ पकड़े हैं वहाँ मेरा हाथ जला हुआ है, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है मुझे। दक्ष जो उसको काफी झटके में अंदर की तरफ और मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और अंदर से दरवाजे को लॉक करते हुए कहता है, बोला था ना आराम करने के लिए, इतना जल्दी तुम्हें काम की याद आ गई? बहुत शौक लगा है तुम्हें काम करने का, करवाऊं मैं काम तुमसे? ईश्वी जो अपनी आंसू को पोंछती है और हिम्मत करते हुए दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, आपने ही तो कहा था 15 मिनट में काम पर लग जाना। वही दक्ष कहते हैं, कौन सी घड़ी है तुम्हारे पास जिसे देखकर 15 मिनट में तुम नीचे आ गए? मैंने बुलाया था नहीं ना? अभी तक तो इतनी आलसी बनी फिरती थी कि यहाँ से तुम्हें अपने साथ भी ले जाने के लिए मुझे ऑर्डर देना पड़ता था,
और अभी खुद नीचे आ रही हो तुम। क्या लगता है अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से भाग जाओगी? तो तुम सपने बुन रही हो ना अपने दिमाग में, इससे मैं कभी पूरा नहीं होने देने वाला। और ये बोल करके वो ईश्वी की तरफ झुकता है और साथ ही उसके चेहरे की तरफ करीब आते हुए कहता है, बीवी माना है मैंने तुम्हें। जब तक मेरी सांस जिंदा है तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हाँ, अगर चाहे तो मुझे मार कर जा सकती हो। और फिर वो उसके दोनों हाथ को लेते हुए कहता है, लेकिन ये दोनों हाथ मुझ जैसे लोहे को काटने के लिए काबिल नहीं है। उसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हो तो मार देना, वरना शांति से जितना बोल रहा हूँ उतना करो। ये बोलकर अभी वो अपनी जगह से उठता, लेकिन तभी नीचे से संजू की काफ़ी तेज चीख जो कि सुनाई देने लगती है और अभी ईश्वी एकदम से खड़े होकर के उस तरफ भागते, लेकिन तभी दक्ष उसको पीछे से कमर से पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचता है, जिससे ईश्वी की पीठ जो पूरी तरह से जा करके दक्ष के सीने से लड़ गई थी और उसके कान के पास आते हुए कहता है, तुम्हारी भी ऐसी चीख सुनने का मन कर रहा है। और उसने अपने एक हाथ को अब धीरे धीरे ईश्वी के क्लेवत से ले आकर ऊपर करते हुए गर्दन पर टिका दिया था और वह जोर से उसके गर्दन को इस तरह से प्रेशर दिया था कि वो डायरेक्टली जा करके और ज़्यादा दक्ष के करीब पहुंच जाते हैं। अब एक हाथ दक्ष का उसके गर्दन पर इधर उधर घूम रहा था और दूसरा हाथ उसके कमर पर। ईश्वी जो अपनी आंखें बंद किए रोते हुए कहती है, मुझे मुझे जो करना है करो, मेरे दोस्तों को तो छोड़ दो, वो तो मुझे बचाने के लिए आए थे बस। और ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, क्यों नहीं समझते हो ये बात? वहीं इस वक्त दक्ष जो किसी साइको की तरह हरकत करते हुए अपने नोज के पॉइंट को धीरे धीरे उसके गालों पर रब करते हुए कहता है, जानता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छे से जानता हूँ। शायद तुमने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, पर मेरा ध्यान काफ़ी टाइम से तुम्हारे ऊपर है। और फिर वो झटके से ईश्वी को अपनी तरफ करते हुए उसको अपनी तरफ टर्न कर दिया था, जिससे ईश्वी का चेहरा जो जा करके डायरेक्टली दक्ष के चेहरे से लड़ जाता है और वो उसके सॉफ्ट सॉफ्ट चेहरे को अपनी गाल से महसूस करते हुए कहता है, पर अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस तरह से मुझे मिलोगी और इतने बेदर्दी के साथ मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा। ईश्वी जो पीछे होते हुए कहती है, क्या करना चाहते हैं आप? मत करिए प्लीज़। वही दक्ष कहता है, तालाब में नहाओगे मेरे साथ? ईश्वी जो झटके से अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, क्या? वही दक्ष कहता है, और रोमांटिक बात लेते हैं हम दोनों। लेकिन तभी ईश्वी जो कहती है, अभी नीचे सब लोग हैं। वही दक्ष कहता है, इसी वजह से तो लेनी है, वरना तुम्हारे साथ तो मैं सिर्फ। खैर छोड़ो, तुम तो अच्छे से जानती हो मेरी नफरत के बारे में। बार बार तुम्हें बताकर डराने का कोई शौक नहीं है मुझे। और ऐसे ही जब मेरे सामने आया करो ना, अपनी आंखें नीचे, ये थरथराते हुए होंठ, ये कांपती हुई शरीर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसे थोड़ा और डराना तो बनता है ना। महेश भी जब अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे फीवर था, आपको भी पता है ये बात, तभी तो आप लेट कर मेरे साथ मुझे गर्मी थे। वहीं जैसे ही उसने अपनी बात बोली थी, दक्ष तुरंत ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, ये बात अगर किसी और से बोली ना तो जुबान काट कर हाथ में दे दूंगा तुम्हारे। वैश्वी जो पीछे जाते हुए कहती है, क्या हुआ? आप लेटे तो थे मेरे साथ और काफ़ी टाइम से मैं ही आपको खुद से दूर कर रही थी, आप ही करीब आ रहे थे मेरे। दक्ष कहता है, मैंने कहा ना ये बात भूल जाओ तुम, और मैं वो सब इंटेंशनली नहीं कर रहा था, समझ रही हो ना तुम? यशवी जो कहती है, हाँ समझ रही हूँ, फीवर था ना मुझे, तो मुझे तालाब में नहीं नहाना। वही दक्ष कहता है, ठीक है मत नहाओ, लेकिन इस बारे में बात नहीं करोगे तुम। यशवी चुपचाप अपने सर को हाँ मिला ली थी और वहीं दक्ष जब बाहर की तरफ जाने लगा था, यशवी कुछ सोचते हुए पीछे की तरफ आकर बेड पर बैठती है और अपने दोनों हाथों को बेड पर रखकर जोर से दबाते हुए कहती है, पहली बार इन्हें इतना घबराया हुआ देखा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने ये बोला कि वो मेरे करीब आए थे। इसका मतलब ये मेरे करीब आने से घबराते हैं, लेकिन अभी तो खुद सट सटा कर गए हैं। ओह नो, रोमांटिक तरीके से करीब आने से घबराते हैं। अगर ये बात मैं सबको, तो अगर अब यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा तो फिर ठीक है, यही सही। आपकी कमज़ोरी का गलत फ़ायदा उठाऊंगी मैं। किसी भी हालत में मुझे अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकलना होगा। ज़िंदगी भर ऐसे साइको इंसान के साथ नहीं बिताऊंगी मैं। आखिर क्या करने वाली थी ईश्वी, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में।
और ऐसा कौन सा टास्क देना चाहते थे दक्ष, राहुल और संजू को। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स पोस्ट वाइज सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।